हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क का एक डेरिवेशन देखा था, यानी कि चाप की लंबाई के अवकलज का क्या देखा था, डेरिवेशन। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की क्लास के अंदर जो हमने देखा था वो ये था, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, जिसको हिंदी में हमने कहा था चाप की लंबाई का अवकलज, चाप की लंबाई का अवकलज। और इसका हमने कार्टेशियन फॉर्मूला देखा था, कार्टेशियन कार्टेशियन फॉर्मूला देखा था, यानी कि कार्तीय रूप में फॉर्मूला देखा था। कार्तीय रूप में क्या देखा था, फॉर्मूला। और जो कार्तीय रूप में फॉर्मूला कल क्या आया था, वो ये आया था, ds अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कल हमने इसका डेरिवेशन देखा था कि ये आता कैसे है। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि आर्क किसको बोलते हैं, यानी कि चाप किसको बोलते हैं, उसकी लंबाई हमने कितनी मानी थी ये देखा था, और उसके अवकलज से क्या मतलब है हमने ये देखा था, और कार्टेशियन रूप से क्या मतलब होता है हमने ये देखा था, और इस फॉर्मूले को क्या किया था, ड्राइव किया था। पेपर के अंदर ये सीधा डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, या इससे डिपेंड करते हुए क्या पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल। आज की क्लास के अंदर जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, लेकिन कौन से रूप में, पोलर रूप में। पोलर फॉर्मूला देखने वाले हम, पोलर फॉर्मूला, यानी कि ध्रुवीय सूत्र देखने वाले हैं। कौन सा सूत्र देखने वाले हैं, ध्रुवीय। और कल की क्लास के अंदर हमने कौन सा सूत्र देखा था, कार्टेशियन। और आज की क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, ध्रुवीय सूत्र। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? अगर किसी ने ये फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके ये फर्स्ट वीडियो देखें और उसके बाद यहाँ पे पहुंचे, आपको बड़ी आसानी से क्या आएगा, समझ में आएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कार्टेशियन फॉर्मूले और पोलर फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। हालांकि मैं कल बता चुका हूं, कार्टेशियन फॉर्मूला और पोलर फॉर्मूला, जब कोई फॉर्मूला x और y की टर्म के अंदर हो, जब कोई फॉर्मूला x और y की टर्म में हो तो उसको कार्टेशियन फॉर्मूला बोलते हैं। और जब कोई फॉर्मूला r और थीटा की टर्म में हो, किसकी टर्म में हो, r और थीटा की टर्म में, तो उसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, पोलर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला x और y की टर्म में है क्या, बिल्कुल है, x और y की टर्म में, इसलिए इसको क्या बोला, कार्टेशियन फॉर्मूला। आज जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल फॉर्मूला आएगा, वो कौन से टर्म के अंदर आएगा, r और थीटा में, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पोलर फॉर्मूला या फिर ध्रुवीय रूप। हेडिंग वही है, चाप की लंबाई का अवकलज है। तो चाप की पेपर के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है कि चाप की लंबाई का अवकलज का फॉर्मूला कार्टेशियन रूप में ड्राइव करो। पेपर के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है कि पोलर रूप में ड्राइव करो, तो आपको पोलर रूप में ये करके आना है और कार्टेशियन रूप में ये करना है। अब बात आती है इसके डेरिवेशन की। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमने एक कोई कर्व मान लिया। ये कर्व कल तो हमने लिया था y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि हमें कार्टेशियन रूप में निकालना था। और अब इस कर्व की इक्वेशन लेंगे, r इज इक्वल टू एफ थीटा। क्या लेंगे, r इज इक्वल टू एफ थीटा। क्या लेंगे, r इज इक्वल टू एफ थीटा। और कल हमने लिया था y इज इक्वल टू एफ एक्स,
और अब क्या लेके चलेंगे, r इज इक्वल टू एफ थीटा, यानी कि कोई कर्व हमें दिया गया है जिसकी इक्वेशन कितनी है, r इज इक्वल टू एफ थीटा। इस कर्व का ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको मैंने ए बोल दिया, क्या बोल दिया, या फिर एक काम करें इसको थोड़ा सा ऐसा बनाए, एक सेकंड रुके, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाए, ऐसा बना ले। ये जो पॉइंट है इसको मैंने कितना मान लिया, ए। इस कर्व के ऊपर एक मेरा दूसरा पॉइंट है और जिस पॉइंट को मैंने एक बार के लिए बोल दिया पी, क्या बोल दिया, पी बोल दिया। कल की क्लास के अंदर इस पी के जो कोऑर्डिनेट लिए थे वो हमने लिए थे x, y, लेकिन इस बार हमें पोलर फॉर्मूला निकालना है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट x, y ना लेके हम लेंगे r, थीटा। क्या लेंगे, r, थीटा। फिर बात आती है कि r कौन सी डिस्टेंस है और थीटा कौन सा एंगल है, तो मैं बोलता हूं कि o को p से मिलाने वाली जो डिस्टेंस है ना, o को p से मिलाने वाली जो डिस्टेंस है वो तो है r, वो तो है r, और इस इनिशियल लाइन का और इस ओपी लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा है, थीटा। वो एंगल कौन सा है, थीटा। तो जब पोलर फॉर्मूले के अंदर कोई कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं तो r, थीटा टाइप के लिए जाते हैं, और कार्टेशियन रूप में क्या लिए जाते हैं, x, y टाइप के क्या लिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट या फिर निर्देशांक लिए जाते हैं। फिर हमने कहा था कि इस P के नजदीक में एक और कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, Q। वो पॉइंट P के बिल्कुल ही नजदीक होता है, परंतु डायग्राम्स को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर लेके चलते हैं, और थोड़ा सा दूर मैंने कोई पॉइंट मान लिया Q, कोई क्या पॉइंट मान लिया, Q पॉइंट मान लिया। अब बात आती है कि P के बिल्कुल नजदीक है, बस ये हम डायग्राम में थोड़ा दूर बना रहे हैं। अब Q के कोऑर्डिनेट कितने लिए जाएं, तो x, कल वाली जो क्लास में Q के कोऑर्डिनेट लिए थे ना वो ये लिए थे, x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई, क्योंकि P के नजदीक है तो हमने थोड़ा सा तो x में जोड़ दिया था और थोड़ा किस में जोड़ दिया था, y में, क्योंकि P के कितने थे, x y थे, तो थोड़ी बहुत वैल्यू तो x में जोड़नी थी, थोड़ी बहुत वैल्यू किस में जोड़नी थी, y में। इस बार P के कितने हैं, r, थीटा। तो Q का निकालने के लिए क्या करोगे, थोड़ा बहुत तो किस में जोड़ोगे, r में, और थोड़ा बहुत किस में जोड़ दोगे, थीटा में। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे, थीटा के, Q के, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे, r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा, थीटा प्लस डेल थीटा। फिर बात आती है कि ये r प्लस डेल r डिस्टेंस कौन सी है, तो ओरिजिन से Q तक की डिस्टेंस, इसको एक बार इधर लिख लो यार, इधर थोड़ा छोटा लिख लो, ये ओरिजिन से लेके Q तक की जो डिस्टेंस है ना, ये तो मेरी है r प्लस डेल r, r प्लस डेल r, r प्लस डेल r। ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल मेरा है थीटा प्लस डेल थीटा। कितना है, थीटा प्लस डेल थीटा। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा थीटा प्लस डेल थीटा है तो मेरा ये एंगल कितना बनेगा, ये क्या ये मेरा एंगल डेल थीटा बनेगा, नहीं बनेगा। अगर ये मेरा थीटा प्लस डेल थीटा पूरा है तो क्या ये मेरा एंगल डेल थीटा बनेगा। इतनी कहानी सबको क्लियर है ना। फिर मैंने कल ये कहा था कि जो ये ए से पी तक जो मेरा बनता है ना, ये मेरा चाप बनता है। ये क्या बनता है, चाप। ए से पी तक की जो कर्व शेप बन रही है ना, वो मेरा क्या कहलाता है, चाप, या फिर क्या कहलाता है, आर्क। और कल इस आर्क की जो लेंथ ली थी वो हमने कितनी ली थी, स्मॉल एस। कितनी ली थी, स्मॉल एस। और इस पी से क्यू तक की जो हमने लेंथ ली थी वो कितनी ली थी, डेल एस। क्या ली थी, डेल एस। यानी चाप पी क्यू तो कितना लिया था, डेल एस, और चाप एपी कितना लिया था, एस। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूं, इस P को Q से मिलाता हूं। इस P को किससे मिला दिया, Q से। एक काम तो मैंने ऐसे किया कि इस P को किससे मिला दिया, Q से। ये तो कर्व की शेप बन रही है, ये तो कर्व की शेप है ऐसे, ये तो कर्व की शेप है। तो इस पे एक पॉइंट P यहां पे और एक पॉइंट Q यहां पे है, तो मैं P को क्या कर रहा हूं, ऐसे मिला रहा हूं। तो ये तो कहलाता है चाप, ये तो क्या कहलाएगा, चाप, और ये क्या कहलाएगी, जीवा। ये क्या कहलाएगी, जीवा। तो ये तो चाप और ये जीवा, तो कुल मिला के हमने जीवा पी क्यू बनाई है। इसके अलावा मैंने एक काम और किया, इस पी से इस ओ क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला। एक क्या डाला, परपेंडिकुलर, जो यहां पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और इस पॉइंट को मैंने एक बार के लिए नाम दे दिया एम। क्या नाम दे दिया। इतनी कहानी सबको क्लियर है क्या, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर इतनी कहानी आपको क्लियर है तो आप इसका आसानी से क्या करके आ सकते हैं, डेरिवेशन। एक बार मैं पूरा आपको फिर से समझाता हूं, इसकी लैंग्वेज कैसे लिख के आओगे।
इसकी लैंग्वेज हम ऐसे लिखेंगे कि माना कि हमारे पास कोई कर्व r इज इक्वल टू एफ थीटा है। हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है, वो कितना है, r इज इक्वल टू थीटा। इस कर्व के ऊपर एक बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट r कोमा थीटा है, इसलिए ओपी डिस्टेंस मेरी r रहेगी और ये वाला एंगल मेरा कितना रहेगा, थीटा। साथ ही मैंने यह माना कि P के निकटवर्ती यानी कि नेबरहुड में एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा है। मैंने माना कि जो मेरा चाप AP है उसकी डिस्टेंस s है और चाप PQ की डिस्टेंस कितनी है, डेल s। हमने डेल s इसलिए किया है क्योंकि Q पॉइंट बिल्कुल P के नजदीक है, तो दूरी बहुत छोटी होगी और छोटी दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे क्या लगा दिया जाता है, डेल लगा दिया जाता है। किसी भी डिस्टेंस को अगर स्मॉल को रिप्रेजेंट करना हो तो उसका क्या लगा दिया जाता है, डेल। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, डेल। उसके बाद मैंने क्या किया, जी व PQ को मिलाया और P से इस OQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला PM। तो ये तो हो गई लैंग्वेज। इसमें आपको एक भी लाइन लटनी पड़ी क्या, तो आप लैंग्वेज पे ध्यान ना दें, इसके कंसेप्ट पे ध्यान दें। अब बुक वाला कहना चाहता है कि आप ना ये जो आर्क है यानी कि जो चाप है, चाप कौन सा है हमारा, AP। चाप हमारा कौन सा, AP। चाप की लेंथ का, चाप की लेंथ मतलब S, चाप की लेंथ कितनी है, S। इसका डेरिवेटिव करो, इसका क्या करो, डेरिवेटिव। और वो भी कौन सी फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, यानी कि इस S का अवकलन करना है वो भी ध्रुवीय रूप में। तो कुल मिला के हमें ds अपॉन डी थीटा निकालना है। क्या निकालना है, ds अपॉन डी थीटा। कुल मिला के हमारा टारगेट ds अपॉन डी थीटा निकालना है। और कल की क्लास में देखना हमने क्या किया था, चाप लिया था AP, इसकी लंबाई ली थी S, इसका डेरिवेटिव निकालना था, लेकिन कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन रूप में यानी कार्तीय रूप में। इसीलिए कल की क्लास में हमने ds अपॉन dx निकाला था। क्या निकाला था, ds अपॉन dx, और वो वैल्यू कितनी निकल के आई थी, इतनी। तो कल की क्लास के अंदर तो हमने ये डेरिवेशन किया था, हमने कुल मिला के ds अपॉन dx निकाला था और वो भी ये निकल के आया था। तो चाप की लंबाई का हमने अवकलन किया था किसके रेस्पेक्ट में, x के रूप में यानी कि कार्तीय रूप में। आज चाप की लंबाई का अवकलन करेंगे और कौन से रूप में, ध्रुवीय रूप में करेंगे, यानी कि r और थीटा के रूप में करेंगे। इतनी कहानी सबको क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो कुल मिला के हमें ds अपॉन क्या निकालना है, डी थीटा। अब इधर सुनो, और इस डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक प्रॉपर ठीक है एकदम। तो जो जो बातें मैंने लिखी है वो आपको लैंग्वेज के अंदर लिख के आना है कि माना एक कर्व r इज इक्वल टू थीटा है, उस पर कोई पॉइंट P और Q है, P के कोऑर्डिनेट ने, सारी बातें खुद से लिख देना, इनको आपको रटना नहीं है इन सब बातों को। अब चलते हैं। अब तो मैं आपको कुल बदला के बता चुका कि मुझे ds अपॉन डी थीटा निकालना है। क्या निकालना है, ds अपॉन डी थीटा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट q टेंड्स टू p, लिमिट q टेंड्स टू p डेल s अपॉन डेल थीटा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या। कल की क्लास में हमने समझा था कि जब लिमिट लगी हुई रहे तो ये जो डेल अपॉन डेल रहता है ना, जो डेल रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में कन्वर्ट हो जाता है। कल की क्लास में हमने देखा था कि जो लिमिट लगी हुई रहती है ना, तो डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में। अब बात आती है कि हमने लिमिट q टेंड्स टू p क्यों ली। q टेंड्स टू p हमने इसलिए ली, मेरा वास्तव में पॉइंट कौन सा है, p पॉइंट है। तो q तो हमने कोई नजदीक में पॉइंट मान लेते हैं, हमारा जो ओरिजिनल पॉइंट है ना वो कौन सा है, p पॉइंट है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये q पॉइंट किस पे उठ के आ जाए, p पे। q पॉइंट मेरा वापस से कहां पे आ जाए, p पे आ जाए। तो q टेंड्स टू p का मतलब है कि जो p मैंने माना है ना वो एक इमेजिनरी पॉइंट है, जिसके नेबरहुड में कोई पॉइंट है, वो हमारे काम का पॉइंट नहीं है। हमारे काम का पॉइंट कौन सा है, p। हमारा जो ओरिजिनल चाप है ना वो AP है, ना कि AQ है। AP चाप है हमारा, और लंबाई का अवकलज भी कौन सी का करना है, AP का, ना कि AQ का। तो मैं चाहूंगा कि जो मैंने Q पॉइंट लिया है ना वो वापस से कहां पे आ जाए, P पे। तो मैं Q को P की तरफ ला रहा हूं, Q टेंड्स टू P, कि मेरा Q किसकी तरफ जा रहा है, P की तरफ। मेरा Q किसकी तरफ जा रहा है, P की तरफ। इतनी कहानी क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे, इसको थोड़ा इस तरफ करके लिखते हैं, थोड़ा छोटा जरूरत पड़ेगी उधर जगह की। तो ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लिमिट q टेंड्स टू p डेल s अपॉन डेल थीटा। लिमिट q टेंड्स टू p, q a, थीटा नहीं है, q a है ना। क्या डेल s को मैं चाप PQ लिख सकता हूं क्या,
क्योंकि चाप पी क्यू की लंबाई कितनी है, डेल एस है। चाप पी क्यू की लंबाई कितनी है, डेल एस। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, चाप पी क्यू बट्टे जीवा पी क्यू इंटू जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा थीटा। क्योंकि जीवा पी क्यू से जीवा पी क्यू कैंसिल होगा तो यही निकल के आएगा, एक ही बात है। तो मैंने जीवा पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, जीवा पी क्यू से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको अब इधर ध्यान से देखना एक बार। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा क्यू पॉइंट उठ के किसके पास आ जाए, एक बार इस डायग्राम को इधर बनाता हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरा क्यू पॉइंट किसके उठ के आए, पी की तरफ। तो ये तो मेरी डेल एस डिस्टेंस और ये मेरी जीवा पी क्यू, ये तो मेरी जीवा पी क्यू और ये मेरा चाप पी क्यू, ये मेरा चाप पी क्यू। मुझे एक बात बताओ, जब मेरा क्यू पॉइंट पी की तरफ उठ के आएगा तो एक बार तो क्यू पी की तरफ आएगा तो इतनी डिस्टेंस है, और क्यू नजदीक आएगा तो इतनी डिस्टेंस होगी पी और क्यू के बीच में, और क्यू पी के पास आएगा तो इतनी डिस्टेंस होगी, क्यू और पी के पास आएगा तो इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, क्यू पी के और पास आएगा तो इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, और क्यू पी के और पास आएगा तो इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, क्यू पी के और पास आएगा तो इतनी डिस्टेंस आएगी। एक समय ऐसा आएगा जब क्यू पी के नजदीक आने लगेगा तो मेरी जो जीवा पी क्यू और जो मेरा चाप पी क्यू है ना वो आपस में हो जाएंगे बराबर। मेरी जब क्यू मेरा पी की तरफ आने लगेगा ना तो मेरी जीवा पी क्यू और मेरे चाप पी क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और मेरी जीवा पी क्यू और चाप पी क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और वैल्यू कितनी देंगे, एक। जब मेरा क्यू पी की तरफ आने लगेगा तो मेरा चाप पी क्यू और जीवा पी क्यू बराबर होंगे नहीं होंगे, देखो मैंने आपको बना के बता दिया। तो ये वैल्यू मुझे कितनी देंगे, 1। तो मेरा कितना बच जाएगा, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी जीवा पी क्यू अपॉन डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे लिखना चाहो तो लिख दो, चूंकि सिंस लिमिट क्यू टेंड्स टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू लगभग टू 1, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और मैं कहां तक पहुंच चुका, इक्वेशन नंबर 1 तक। और डीएस अपॉन डी थीटा मेरा किसके इक्वल आ गया, इक्वेशन नंबर 1 की। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है क्या, एक बार फिर से यहां तक का डेरिवेशन देखो। पहले ये डायग्राम कैसे बनाए ये समझो। पहले तो ये समझो कि चाप की लंबाई के अवकलज से क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। इसको समझने के बाद समझो कि पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। फिर ये डायग्राम के अंदर हर एक बात, मैंने पी के कोऑर्डिनेट ये क्यों लिए, क्यू के कोऑर्डिनेट ये क्यों लिए, फंक्शन ये क्यों माना, कर्व ये, डिस्टेंस एंगल थीटा क्यों बना, हर एक बात समझो। इतना समझने के बाद आप यहां पे पहुंचो, ये सारी कहानी समझ में आती है कि ये सारी कहानी समझ में आती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। और मैंने आपको बना के बता दिया कि चाप पी क्यू और जीवा पी क्यू बराबर कैसे होगी। इसको हटा दूं क्या, इस बात को हटा दे क्योंकि इधर आएगा नहीं, और है ना। तो मैं समझा चुका आपको कि वो ये वैल्यू 1 कैसी हुई है ना, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इधर देखो, अब यहां पे मैं कैसे भी जुगाड़ लगा कि जीवा पी क्यू का मान निकाल लूं। और अगर मैं जीवा पी क्यू का मान निकाल के यहां पे रख दूं और इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लूं तो मेरा डीएस अपॉन डी थीटा निकल जाएगा। तो कुल मिला के मैं जीवा पी क्यू निकालना चाहता हूं, मतलब मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। अब अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इन समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज कौन सा काम में ले रहे हैं, पीएमक्यू। पीएमक्यू पीएमक्यू के अंदर मेरा कर्ण तो कितना है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस क्यूएम स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। तो पी क्यू तो मेरी जीवा है, तो कुल मिला के मुझे पी क्यू तो निकालना है, पी क्यू मेरी जीवा ही तो है।
जीवा किसको बोलते हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, सीधी डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, जीवा, या उसको क्या बोलते हैं, कोड। तो मेरी जीवा कौन सी है, पीक्यू तो है। तो कुल मिला के मुझे पीक्यू निकालना है। अब पीक्यू तो मैं जब भी निकाल पाऊंगा जब मुझे पीएम पता होगी और मुझे एमक्यू पता होगी। अब ना तो मुझे पीएम पता और ना मुझे क्यूएम पता, तो फिर पीक्यू तो निकलेगी नहीं। तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं पता तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो पीएम निकालो, मुझे ये डिस्टेंस ही नहीं पता और ना मुझे ये डिस्टेंस पता। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे निकालना सिखाता हूं आपको। इस बार मैं ट्राइंगल काम में ले रहा हूं, कौन सा, पीएमओ, राइट एंगल ट्राइंगल पीएमओ, पीएमओ। ये ऊपर तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या, देखना एक बार सबको, ऊपर तक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या प्रॉपर, यहां तक दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ना एक बार। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा काम में ले रहे हैं, पीएमओ। अब प्रॉपर ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पीएमओ, पीएमओ यानी कि ये वाला पीएमओ। इस पीएमओ के अंदर पीएम तो हो गया मेरा परपेंडिकुलर, पीएम तो मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और मेरा ओपी, ओपी मेरा हो गया हाइपोटेनस, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। और लंब बट्टे कर्ण किसके इक्वल होता है, लाल बट्टे का के नियम से, लंब बट्टे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा के किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। लेकिन इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर थीटा एंगल बन रहा है या डेल थीटा बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, पीएमओ के अंदर डेल थीटा बन रहा है, तो यहां पे कितना आएगा, डेल थीटा आएगा, कितना आएगा, डेल थीटा। तो पीएम बराबर मेरा कितना आएगा, ओपी साइन डेल थीटा। तो पीएम मेरे पास कितना आएगा, ओपी, मेरी ओपी डिस्टेंस कितनी है, आर, आर साइन डेल थीटा, आर साइन डेल थीटा। तो यहां पे तो मैं लिख सकता हूं आर साइन डेल थीटा का होल स्क्वायर। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या, ये हमने कैसे लिखा है देख लो, समकोण त्रिभुज के अंदर इन ये फॉर्मूले आपने 11th 12th में सीखे है ना, उन्हीं फॉर्मूले से लिखा है। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। अब इधर ध्यान से देखो एक बार के लिए, ये थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इधर लिख कर देते हैं। अब एक बार इस ट्राइंगल को फिर से ध्यान से देखो, ओ एम अपॉन ओपी यानी कि आधार बट्टे कर्ण, ओ एम इस बार क्या बनेगा, आधार, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। लेकिन थीटा ना हो क्या एंगल हमारे पास क्या है, डेल थीटा। तो यहां पे कितना आएगा, कोस डेल थीटा। तो ओ एम बराबर कितना आएगा, ओपी कोस डेल थीटा। तो ओ एम बराबर कितना आएगा, आर कोस डेल थीटा। तो बुक वाले ने कहा कि ओ एम क्यों निकाला है, मुझे तो एम क्यू चाहिए, ओ एम तो चाहिए नहीं, ओ एम क्यों निकाला, मुझे तो एम क्यू चाहिए। तो बोलते कोई नहीं रुको एक बार, एम क्यू, एम क्यू चाहिए ना, तो एक काम करो, एम क्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ओ क्यू माइनस ओ एम का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्यू एम को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ओ क्यू माइनस ओ एम का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको हटा देते हैं, तो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन डेल थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस मेरी कितनी है, आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर माइनस ओ एम। और बुक वाले ने कहा कि ओ एम तो मैंने निकाल दिया, लो आर कोस डेल थीटा, आर कोस डेल थीटा का होल स्क्वायर। इतनी कहानी सबको समझ में आती है कि, मुझे ये बताओ, जहां तक सबको क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक देख लो एक बार के लिए हमने फिर से कैसे निकाला। जहां तक मैंने बोला कि मेरे को जीवा पी क्यू मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि मैं कैसे भी करके जीवा पी क्यू की वैल्यू निकाल दूं या फिर कुल मिला के पी क्यू की वैल्यू निकाल दूं ना, तो वो यहाँ पे पुट कर दूं, और यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे को डीएस अपॉन डी थीटा चाहिए, मेरे को डीएस अपॉन डी थीटा मिल जाए। तो मैंने कहा कि डीएस अपॉन डी थीटा निकालने के पी क्यू तो निकालो पहले। तो पी क्यू निकालने के लिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ये काम में लिया और ये पी क्यू का लगा दिया फॉर्मूला। अब पी क्यू का फॉर्मूला निकालने की कोशिश किया तो दो वैल्यू अननोन आ गई। तो पहले तो मैंने ये वैल्यू निकाली पीएम और ये मैंने ओएम निकाली, उन दोनों से मान निकालते हुए पी क्यू तक पहुंच गया। इतनी कहानी सबको समझ में आती है कि ये इक्वेशन बन गई मेरी 2, ये इक्वेशन मेरी कितनी बन गई 2। चले आगे। अब इधर एक बात ध्यान से देखें, ये डेरिवेशन हालांकि थोड़ा बड़ा है, इधर ध्यान से देखें। अगर आप साइन डेल थीटा का प्रसार करते हो, किसका प्रसार करते हो, एक्सपांशन करते हो साइन डेल थीटा का, तो साइन डेल थीटा का एक्सपांशन आता है ये डेल थीटा माइनस
डेल थीटा क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सोन। ये आता है प्रसार। अगर आप कोस डेल थीटा का प्रसार करते हो, किसका? कोस डेल थीटा, तो कोस डेल थीटा का प्रसार आता है 1 माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सोन। ये दो एक्सपांशन आपको याद रखने होंगे यहां पे, ये साइन डेल थीटा का और ये किसका? कोस डेल थीटा का। एक बार मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूं कि मेरी लिमिट कितनी है? Q टेंड्स टू P। मेरा Q किसकी तरफ जा रहा है? P की तरफ जा रहा है। मेरा Q किसकी तरफ जा रहा है? P की तरफ। अब इधर बात सुनो, ये मेरा Q बिंदु उठकर P पर आ जाएगा, मेरा Q बिंदु उठकर P पर आ जाएगा, तो क्या ये मेरा डेल थीटा जीरो की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा? ये मेरा डेल थीटा जीरो होगा नहीं होगा? इधर सुनो, ये तो मेरा P, ये मेरा Q, और ये मेरा कौन? डेल थीटा है। इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि ये Q बिंदु P पर आ गया, ये दोनों आपस में से आ गए एक दूसरे के ऊपर, तो ये कोण मेरा जीरो होगा नहीं होगा? मेरा डेल थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। तो जब मेरा Q P की तरफ जाएगा ना, तो मेरा डेल थीटा कितना रहेगा? जीरो। तो डेल थीटा मेरा जीरो की तरफ जाएगा ना, तो डेल थीटा को होल स्क्वायर और किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। जीरो से एक के बीच की वैल्यू की आप स्क्वायर क्यूब करने की कोशिश करें, वो जीरो के और नजदीक आती हैं। तो ये सारी टर्म मेरी किसकी तरफ चली जाएंगी? जीरो की तरफ। ये टर्म मेरी किसकी तरफ चली जाएगी? जीरो की तरफ। ये मेरी टर्म किसकी तरफ? जीरो की तरफ। ये मेरी टर्म किसकी तरफ? जीरो की तरफ। मतलब मेरी आगे वाली सारी टर्म किसकी तरफ चली जाएंगी? जीरो की तरफ चली जाएंगी। और मेरी सारी टर्म जब जीरो की तरफ चली जाएंगी ना, मेरी सारी टर्म किसकी तरफ चली जाएंगी? जीरो की तरफ। तो जो मेरा पी क्यू बचेगा ना, इधर लिख देंगे हम, when q tends to p it implies delta theta tends to जीरो। जब मेरा q p की तरफ जाता है तो डेल्टा थीटा मेरे किसकी तरफ जाता है? जीरो की तरफ। तो जो पी क्यू का होल स्क्वायर आएगा ना, वो कितना आएगा? r। और साइन डेल थीटा, मेरा जो साइन डेल थीटा है ना, वो कितनी वैल्यू देगा? सिर्फ डेल थीटा, सिर्फ कितनी वैल्यू देगा? डेल थीटा होल स्क्वायर प्लस आर प्लस डेल आर माइनस आर। और जो मेरा कोस थीटा है ना, वो कितनी वैल्यू देगा? वन। वो कितनी वैल्यू देगा? वन का होल स्क्वायर। तो जो मेरा पी क्यू का होल स्क्वायर आएगा ना, वो किसके इक्वल आएगा? आर डेल थीटा का होल स्क्वायर प्लस इस आर से ये आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और कितना बचेगा? डेल आर का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी मेरी 3। ये मेरी इक्वेशन नंबर कितनी बन जाएगी? 3। यहां तक सबको क्लियर है क्या? एक बार देख लो, एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया। पहले हमें चाप की लंबाई का क्या निकालना था? अवकलज, वो भी कौन से रूप में? ध्रुवीय रूप में। तो हमने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाते हुए हम ds अपॉन डी थीटा निकालना था, तो यहां तक पहुंचे। यहां तक पहुंचने के बाद मुझे जीवा पी क्यू चाहिए, तो जीवा पी क्यू को मैंने इस प्रकार से निकाला। जीवा पी क्यू की निकालने की फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने कहा कि साइन डेल थीटा और कोस डेल थीटा आ गए, इनका क्या करा? तो इनको प्रसार करो बोले, इनका प्रसार एक्सपांशन किया तो ये आया। तो बोले इतनी टर्म्स का क्या करें? बोले इतनी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। जब क्यू पी की तरफ जाएगा ना, तो डेल थीटा किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया। तो ये आगे आने वाली सारी टर्म किसकी तरफ चली जाएंगी? जीरो की तरफ। आप कभी जीरो से एक के बीच की कोई भी वैल्यू लेना, जैसे कि 0.5 लेना, 0.5 का स्क्वायर करना, वो 0.5 से छोटा आएगा। 0.5 का क्यूब करना, वो और 0.5 से छोटा आएगा। मतलब जैसे जैसे स्क्वायर करोगे ना, वो जीरो की तरफ चला जाएगा, और जीरो की तरफ चला जाएगा तो हम लगभग उनको कितना मान लेते हैं? जीरो। तो ये आगे आने वाली सारी टर्म किस में चली जाती हैं? जीरो में। तो साइन डेल थीटा तो कितना बच जाता है? डेल थीटा। और कोस डेल थीटा कितना बच जाता है? 1। और हम कहां तक पहुंच गए? पी क्यू की वैल्यू तक। तो यहां से जो पी क्यू की वैल्यू आएगी ना, वो उठा के कहां पे रख देंगे? यहां पे। तो अब वो डायग्राम हटा दे क्या? डायग्राम अगर सबको क्लियर तो डायग्राम हटा दे। तो ये डायग्राम हटा देते हैं। अब समीकरण 3 का मान उठा के किसमें रखना है? इक्वेशन 1 में। तो भाई इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से, ठीक है भाई, तो रख देते हैं मान। तो ds अपॉन डी थीटा, ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लिमिट q टेंड्स टू p। अगर आपकी किताब में q टेंड्स टू p ना लिख के डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो लिखा हुआ है, तो एक ही बात है
किसी किताब में Q टेंड्स टू P लिखा हुआ मिले, चाहे डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 मिला, एक ही बात है, क्योंकि जब मेरा Q P की तरफ जाएगा ना तो मेरा डेल्टा थीटा किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ ही जाएगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। अब मुझे G व PQ की लिखनी है, तो ये तो PQ का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर प्लस डेल R का होल स्क्वायर, और अपॉन में मेरे पास कितना है, डेल्टा थीटा। यहां तक सबको क्लियर है? तो ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू P, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, R स्क्वायर डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर चला गया, डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर बन के जाएगा डेल R स्क्वायर अपॉन डेल्टा थीटा का, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू P, इसको कैसे लिखा जा सकता है कि डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा कटेगा तो R स्क्वायर प्लस इसको ऐसे लिखा जा सकता है डेल R अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ds अपॉन डी थीटा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ये लिमिट हटानी हो ना, देख लो यहाँ पे, ये लिमिट अगर हमें हटानी होती है तो मेरा डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में। जब हम ये डेल हटाना होता है ना, डेल, और ये लिमिट हटानी हो तो इस डेल को किस में कन्वर्ट कर दो, डी में। अब मैं चाहता हूं कि ये लिमिट यहां से हट जाए, लिमिट हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, बस इस डेल को किस में कन्वर्ट कर दो, डी में, इस डेल को किस में कन्वर्ट कर दो, डी में। और ये आपका चाप की लंबाई कितनी थी, एस, और उसका हमने थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, अवकलज, और ये आपका फाइनल क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला। पेपर के अंदर ये सीधा डेरिवेशन पूछा जा सकता है आपसे कि चाप की लंबाई का अवकलज करो, वो भी कौन से रूप में, ध्रुवीय रूप में, तो आपको ये निकाल के आना है। और इस पे डिपेंड करते हुए एग्जांपल अगर आ जाते हैं तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, पोलर फॉर्म में भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, और कार्टेशियन फॉर्म में भी। कार्टेशियन फॉर्म में हमने कितना निकाला था, ds अपॉन dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो आपको पोलर फॉर्म के अंदर भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। दोनों का आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर सीधा क्या पूछा जा सकता है, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, या इन पे डिपेंड करते हुए क्या पूछे जा सकते हैं, एग्जांपल। तो मेरे को एक बताओ कि इसमें हमें कहीं कुछ रटना पड़ा क्या, नहीं रटना पड़ा ना। हमने बिल्कुल आसानी से बिना किसी लैंग्वेज का यूज करते हुए इस डेरिवेशन को क्या किया, बहुत आसान तरीके से क्या किया है, सोल्व किया। हालांकि थोड़ा बड़ा डेरिवेशन था, परंतु फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। आप लगातार लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।